पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में बदला मौसम का मिजाज, बैहर क्षेत्र में झमाझम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झामसिंह मौत मामले में मजिस्ट्रियल जांच पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। पद्मेश न्यूज की खबर का दिखा असर, इतवारी बाजार में 114 चबूतरे मालिकों को मिला नोटिस। बसंत पंचमी के अवसर पर जिले भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम, पवार समाज ने निकाली रैली। साइकिल के मामले पर हुआ था विवाद, छत से गिरने पर महिला की हुई थी मौत, आरोपी पर मामला दर्ज। छात्रावास अधीक्षक का प्रभार नहीं सौंपने के मामले में माध्यमिक शिक्षक हुए निलंबित। और अब खबरें विस्तार से। 16 फरवरी को बसंत पंचमी और राजा भोज की जयंती के अवसर पर पवार समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस दौरान शहर के मोती तालाब स्थित राजा भोज की प्रतिमा के निकट पूजन कार्यक्रम किया गया। शहर के अलग अलग स्थानों से पवार समाज के सदस्यों के द्वारा मोटरसाइकिल रैली और पैदल रैली निकाली गई, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। मधु भैया का भी सम्राट भोजपुर का संगठन एवं सभी स्वजातीय बंधुओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। बड़े भैया का हार्दिक अभिनंदन करता है सभी सम्राट भोज पवार युवा संगठन की विशाल वाहन। चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा पशु चिकित्सालय की सोनोग्राफी मशीन को सील कर दिया गया। आपको बताएं कि पशु चिकित्सालय की सोनोग्राफी मशीन जिस चिकित्सक के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उनका स्थानांतरण हो चुका है। वहीं प्रशिक्षित न होने के बावजूद भी डॉक्टर दामेंद्र गौतम के द्वारा सोनोग्राफी का संचालन किया जा रहा था, जिसको लेकर कलेक्टर के निर्देश के तहत यह कार्रवाई टीम के द्वारा की गई। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान पंकज महाजन ने बताया कि इस कलेक्टर के निर्देश के तहत सोनोग्राफी मशीन सील की गई है ताकि इस मशीन का दुरुपयोग न हो पाए। इस मशीन का संचालन वर्तमान में गैर प्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी जानकारी नोडल अधिकारी को दे दी गई है और उनके द्वारा यह कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। वो है ना कॉपी नहीं डिप्टी डायरेक्टर ने जो उनको आदेश किया नहीं वो तो मेरे को सीरीज सर है तो इसका ये क्या करें ना, ये पैक कर दो, इसके साथ में इसे अटैच कर दो, और सील करो पूरा एक साथ टेप मार। हां पीछे से भी मार दो। यहाँ पे पहले डॉक्टर थे जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था सोनोग्राफी मशीन का, उनका ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ से। तो अभी यहाँ पे कोई भी सोनोग्राफी करने के लिए अधिकृत चिकित्सक नहीं है। इस वजह से मशीन का दुरुपयोग ना हो, इसलिए हम उसे सील कर रहे हैं। नहीं, उनके पास अभी प्रशिक्षण नहीं था, तो हमें इनका जब हमें इसमें PCPNDT एक्ट के तहत जब हमने यहाँ पे ये देखा इंस्पेक्शन के लायक है, तब हमको यहाँ जानकारी मिली कि ऐसे यहाँ पे कोई है नहीं, और जो कर रहे हैं डॉक्टर उनके पास प्रशिक्षण नहीं किया हुआ है। तो ये मैटर हमने PCPNDT की जो मीटिंग हमारी होती है उसमें रखा, कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया गया वो, तो उन्होंने आदेश जारी किया कि इसको बंद किया जाए, तो इसका दुरुपयोग न हो। डॉक्टर दामेंद्र गौतम कर हमने दे दी है नोडल अधिकारी को, अब इनके ऊपर है कार्रवाई करने की।
वारासिवनी रोड ग्राम डोंगरिया आरटीओ कार्यालय के पास 4 व्हीलर कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में कार की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। घायल मोटरसाइकिल सवार मोरेंद्र चैतगुरु 48 वर्ष ग्राम कायदी थाना वारासिवनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 16 फरवरी को मोरेंद्र चैतगुरु मोटरसाइकिल में अपनी रिश्तेदारी में बूढ़ी बालाघाट आए थे और बूढ़ी बालाघाट से मोटरसाइकिल में अपने घर कायदी जा रहे थे। 4:30 बजे करीब वारासिवनी रोड आरटीओ कार्यालय के पास 4 व्हीलर कार मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में कार की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार मोरेंद्र चैतगुरु घायल हो गए। सितंबर 2020 में कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जंगलों में छत्तीसगढ़ निवासी झाम सिंह धुर्वे की मौत के मामले में बालाघाट जिला प्रशासन की मजिस्ट्रियल रिपोर्ट जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि झाम सिंह की मौत पुलिस की गोली से नहीं, पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों की गोली से हुई है। दरअसल इस बात का लिखित उल्लेख प्रशासन के द्वारा करवाई गई मजिस्ट्रियल जांच में किया गया है। सर्व आदिवासी समाज संगठन के संयोजक भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि उन्हें रिपोर्ट एक दिन पहले ही मिली है, जिसे पढ़कर वह भी स्तब्ध है। वे बताते हैं कि वे स्वयं घटनास्थल पर गए थे, जहां पर इस बात पर कोई भी प्रमाण नहीं मिलते कि पुलिस और नक्सलियों के बीच कई राउंड गोलीबारी हुई। इस दौरान झाम सिंह की मौत हुई, बल्कि वे तो आरोप लगा रहे हैं कि झाम सिंह की मौत नक्सलियों की गोली से नहीं, पुलिस की गोली से हुई। और वे कहते हैं कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई ही नहीं है, बल्कि यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस पार्टी के द्वारा जानबूझकर झाम सिंह को मारा गया है। ये जो मजिस्ट्रियल जांच हुई है, उस मजिस्ट्रियल जांच में कहीं ना कहीं जो मजबूत पक्ष है वो सरकार की तरफ जा रहा है। हमने जिस प्रकार से बयान दिलवाए थे, जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से बयान दिया गया था, और वहाँ के ग्रामीणों की जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उसको तवज्जो नहीं दी गई है। इस जांच रिपोर्ट में कहीं ना कहीं पुलिस पार्टी जो सर्चिंग पार्टी थी उसी की बातों को लेकर उन्हें तवज्जो दी गई है, और उसी के हिसाब से ये जो रिपोर्ट तय जारी हुई है, तो उसमें पुलिस के साथ में मुठभेड़ बताया गया है, और मुठभेड़ में के दौरान ये मारा गया, ऐसा इसमें इंगित किया गया है, जो कि सरासर गलत है। और बयानों को लिया जाए, वहाँ के जो साक्ष्य को लिया जाए, तो उस हिसाब से तो जानबूझ के मारा गया है, पुलिस पार्टी के द्वारा ही मारा गया है। ऐसा हमारे द्वारा भी जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उससे तो साफ जाहिर होता है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस जांच रिपोर्ट में अपने पक्ष में ही इस रिपोर्ट को बनाया गया है। संयोजक सर्व आदिवासी समाज भुवन सिंह कुर्राम आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी घटनास्थल का मुआयना किया था। इस दौरान वहां कहीं भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले। पुलिस के द्वारा 45 राउंड फायरिंग की गई, जिससे वे प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि इस पर मृतक झाम सिंह को स्पष्ट न्याय नहीं मिला है। जिस पुलिस पार्टी से गलती हुई थी उस पुलिस पार्टी को इसकी सजा भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रशासन अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है। नहीं, ऐसे कोई चेन नहीं मिले। केवल पुलिस के द्वारा वक्तव्य दिया गया है कि 40 से 45 राउंड हमारी फायरिंग जो हुई थी मुठभेड़ में, उसके दौरान ही इसकी मृतक को गोली लगी थी। जो मजिस्ट्रियल जो जांच रिपोर्ट जो आई है, जो मजिस्ट्रियल जांच जो किया गया, क्या मानते हैं आप इसको? मैं इसमें ये मानता हूँ कि इसमें स्पष्ट न्याय झाम सिंह को नहीं मिला है, क्योंकि हमें भी न्याय में ये चाहिए था कि जिस पुलिस पार्टी से जो गलतियाँ हुई थी उस गलतियों का उन्हें दंड भी मिलना था, और हमारी मांग भी यही थी कि दंड पुलिस पार्टी को दिया जाए, ताकि आगामी समय में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये तो पूरा दिख ही रहा है, जांच रिपोर्ट से हमें समझ ही आ रहा है कि जिस प्रकार से बयान और साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं वहाँ के, उससे तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, उन बातों को नहीं लिया गया। केवल पुलिस पार्टी की, दोबारा मैं कह रहा हूँ इस बात को, इसलिए लगता ही है देखकर कि प्रशासन ने पूरा पुलिस पार्टी की जो है की तरफ से अपना रिपोर्ट तैयार की। चलिए इस खबर को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। जब यह घटना हुई थी तो बालाघाट पुलिस के द्वारा स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबसे पहले झाम सिंह को 8 लाख का इनामी नक्सली बताया गया था। उसके बाद उसे 4 लाख रुपए का इनामी नक्सली बताया गया।
जब छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया कि झाम सिंह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ना ही वह ऐसे किसी नक्सली संगठन, संगम सदस्य इस तरह के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे ग्रामीण बताते हुए देर नहीं लगी थी। इस घटनाक्रम पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शासन के मध्य राजनीति भी जमकर हुई। झाम सिंह के दोनों बेटों को एक एक प्रदेश शासन के द्वारा सरकारी नौकरी दिए जाने का वादा किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन ने एक को वन रक्षक की नौकरी तक दे दी थी। 1 महीना बेगारी काटने के बाद उसे घर वापस लौटा दिया गया। आदिवासी समाज के द्वारा 2 बार आंदोलन किया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात दिखाई दे रहा है। मजिस्ट्रियल जांच के बाद प्रशासन की रिपोर्ट कहती है कि झाम सिंह नक्सलियों की गोली से मारा गया था, इसलिए आगे यह फाइल यहीं बंद कर दी जाती है। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा झाम सिंह मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच पूरी होने पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें झाम सिंह के परिजन भी उपस्थित रहे। इस दौरान उसके परिजनों ने इस मजिस्ट्रियल जांच पर कई सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए। जांच रिपोर्ट में जो हमने देखा, जो पढ़ा, वो हमको तो साफ जाहिर लग रहा है कि अपने विभाग को बचाने के लिए सब साजिश रच रहे हैं। हम उसमें तो संतुष्ट नहीं है। जैसे अपने हिसाब से हम लोग बयान दिए हैं, उसके हिसाब से उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारी यही सोच है कि हमको न्याय मिलना चाहिए और जो मारा गया है निर्दोष पिताजी को उसका कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और प्लस हमको 2 लोगों की नौकरी की मांग की थी, वो नौकरी मिलना चाहिए। और भरण पोषण के लिए हमको 1 करोड़ की मांग कर रहे थे, वो होना चाहिए। वो अपने बचाव के लिए लग रहा है। वो जो रिपोर्ट से हमको साफ जाहिर हो रहा है कि अपने विभाग को बचाने के लिए है। ये जांच रिपोर्ट में स्पष्ट है, ये जांच रिपोर्ट मेरे पास में है, इसमें स्पष्ट है कि उस डेड बॉडी के पास में बंदूक है। ये जांच रिपोर्ट भी बोल रहा है। तो वो बंदूक आया कहाँ से? अगर आज समाज अगर खड़ा नहीं होता है, अगर नहीं होता तो निश्चित रूप से उसको नक्सली घोषित कर देता। ये तो आज समाज के देन कहना चाहिए। सारा पूरे ज़िले का और छत्तीसगढ़ के हमारे साथी आए और 15 अक्टूबर को एक ज़बरदस्त यहाँ पर जन आंदोलन किया, जिसके तहत झाम सिंह को न्याय मिलने के आसार दिख रहे थे। और जांच कमेटी बनी, 2 जांच कमेटी बनी, लेकिन जांच रिपोर्ट जो आया है मजिस्ट्रियल जांच, उससे हमारा सर्व आदिवासी समाज संगठन संतुष्ट नहीं। बिल्कुल दोषियों को बचाने के लिए प्रयास किया गया है उसमें, और पूर्ण रूप से कहना चाहिए पुलिस वालों के पक्ष में जांच रिपोर्ट जा रहा है। अब क्या रणनीति है? हमने रणनीति वही मैंने आपसे बोला कि हम माननीय न्यायालय का शरण लेंगे। शहर के भटेरा चौकी क्षेत्र में स्थित स्नेहा स्कूल ऑफ नर्सिंग की छात्राओं ने 16 फरवरी की रात करीब 8 बजे कोतवाली थाना पहुंचकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा मचाया। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है और दोनों ही पक्ष को समझाइश देकर वापस कर दिया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने के लिए फीस जमा कर दी गई थी, बावजूद इसके कॉलेज प्रबंधन द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया। 17 फरवरी 2021 से नर्सिंग की परीक्षा शुरू होना है। उसके पहले छात्राओं द्वारा जब 16 फरवरी को कॉलेज पहुंचकर एडमिशन कार्ड मांगा गया तो उन्हें फॉर्म नहीं भरने की जानकारी दी गई। इस बात से आहत होकर छात्राओं द्वारा कोतवाली पहुंचकर इस मामले की शिकायत की गई, लेकिन कोतवाली पुलिस द्वारा कॉलेज प्रबंधन और छात्राओं का आपसी मामला होने की बात कहते हुए उन्हें आपसी राजीनामा कर समझाइश दी गई। एग्जाम के सिलसिले से आई थी कि मैम ने हमारी फॉर्म नहीं डाली है। कब है एग्जाम? एग्जाम कल है सर। कितनी फीस जमा किए थे? हमने एग्जाम फीस 2500 रुपए किए हैं। ठीक, तो फिर क्या हुआ? मैम ने जब तक के डेट था सर तो डाल दिए बोले। उसके बाद फिर जब हम एडमिट कार्ड लिए और फिर वो पैसे के साथ गए थे हम लोग लेके, तो बोलती है मैम कि हम तुम्हारे फॉर्म ही नहीं डाले हैं। तो फिर आप कैसा करेंगे? अब कल एग्जाम है तो सर हम लोग यहाँ पे आए थे, हमारा यहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुआ कोतवाली। क्यों नहीं हुई सुनवाई? वो हमको नहीं पता सर, मैम से बात किए, बाकी हमको अंदर जाने ही नहीं दिए। ऐसे कितने बच्चे जिनके पैसे ले लिए और फॉर्म नहीं भरा गया, उनका एग्जाम से वंचित कर? 4 लोगों का फॉर्म डाली है मैडम ने, बाकी किसी का नहीं डाली है। तो ऐसे कितने लोग हैं संख्या में? ऐसे होंगे सर 40-45 ऐसे होंगे। तो आप कैसा करेंगे? अब कल एग्जाम है, आज अब आपको नहीं मिल रहा है सर। हमको कैसे भी करके फॉर्म डालना है, बस हम इतना जानते हैं। मैं एग्जाम का एडमिट कार्ड लेने आई थी मैं मैडम। कौन सी एग्जाम? GNM नर्सिंग की। कब है GNM की एग्जाम? कल है। क्या हुआ?
तो मैं आई, मैडम से बात की, मैडम ने लॉक खोली और मेरे को बोलती कि तू चले जा, मैंने तेरा फॉर्म नहीं भरी। तो मैंने बोली क्यों नहीं भरे? मैं बोली मैडम आपने फॉर्म क्यों नहीं भरे, मैं आपको 6000 रुपये 10 तारीख के दिन 12 बजे दे करके गई। तो बोलती है कि तू सारा गाँव घूम के आई, उसके बाद में तूने मेरे को पैसे दी, बोलती शाम हो गया था, जबकि रात के 10 बजे तक के पोर्टल बंद नहीं होता। ठीक, तो आपने पूरे पैसे जमा कर दिए थे? 6000 रुपये दी थी। और मैडम से मैंने एक दिन पहले और भी पूछी थी कि मैडम 11,500 की डिमांड थी। तो मैंने बोली मैडम मेरे से अभी जितने बनेंगे मैं उतने दूंगी, उसके बाद में एडमिट कार्ड के टाइम में दूंगी, अगर नहीं दूंगी तो अब मेरे को एडमिट कार्ड मत देना, लेकिन मेरा फॉर्म भरना। तो हाँ बोले ठीक है मैं भर दूंगी। तो आपने टोटल फीस कितनी भरे थे? मैंने अभी तो 6000 दी हूँ 10 तारीख के दिन, उसके पहले 10,000 दी थी, और जिसमें से मैंने सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भर दिया। अच्छा, और उसकी रिसिप्ट मैडम ने मांगी तो मेरे को वापस ही नहीं की। रिसिप्ट किसी को दी? नहीं, सेकंड ईयर की मेरे को रिसिप्ट दी थी, फिर ले ली। बाकी जो थर्ड ईयर की छात्राएं, इन लोगों ने भी फॉर्म भरे थे, पैसे दिए थे? जी सर, हमने। हाँ, तो उनको भी रिसिप्ट नहीं मिली। तो मैडम आप रिसिप्ट देती हैं कि नहीं देती? नहीं देती। अच्छा, ऐसे कितने, कब है पेपर? कल से। इस दौरान छात्रा के परिजनों और कॉलेज प्रबंधन के बीच जमकर कहासुनी हुई। देखते हैं पूरे मामले का वीडियो। फर्स्ट ईयर का परीक्षा लिया, फॉर्म भरा, तुम्हारा 3 साल तक का पैसा लिया। तुम्हारे पैसे सभी बच्चे के नहीं थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एडमिट कार्ड दीजिए और ये पैसे पकड़ लीजिए। एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, पैसा पूरे पैसे दे रही हूँ, आप मुझे एडमिट कार्ड में मैं कुछ नहीं जानती। बताओ मुझे, पैसा भी नहीं लेती मैं और एडमिट कार्ड भी नहीं। हाँ, नहीं देते तो मैडम मेरा पूरे डॉक्यूमेंट्स इधर नहीं पड़ रहा मेरे को तुम्हारे कॉलेज में। क्या कर रही है तू? अभी तो फोड़ दूंगी। भाई बच्चों के साथ में, भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। अभी 2 दिन पहले इनने पैसा पटाए थे, इनको भी नहीं दिए, बोलते हैं 6000 रुपए इनसे भी ले लिए हैं। तो ये मैडम भी ऐसा कर रही है, गलत बात है। लोगों बच्चे से नहीं कि रसीद नहीं देती, हमारा एग्जाम नहीं लेती, कंप्लेंट करो जाओ। तो ये आप मैम होके ऐसी शब्द आप उपयोग कर रहे हैं। कर दो ना भैया, क्या झगड़ते हैं, कंप्लेंट कर दो मेरी। यानी आप चाहते हैं आप हम कंप्लेंट करेंगे, आपसे केस लड़ेगा कर? नहीं, आप चाहते हैं मैम, हम नहीं चाहते भी पावती नहीं देती है, परीक्षा नहीं लेती है, ऐसा दोष लाइन का लड़ाई झगड़े में पढ़ने वाले बच्चों को शोभा देगा क्या? आप टीचर हो, सोच समझ के बात कीजिए। नहीं, सोच समझ के बात कीजिए। बच्चे आने की छोटी सी उम्र में जेल जाएंगे क्या? लास्ट उनके 4 उनके तो क्यों नहीं ऐसा आप चाहते हो या हम कंप्लेंट करें आपके नाम से? हाँ करना, करो। क्यों ऐसा? आपको कुछ नहीं सेटिंग होगी ना, हमारे सेटिंग होगी ना, नुकसान हो रहा है। ऐसा चाहते हैं तो मैं भी कंप्लेंट भी कर दूंगा मैम। पढ़ाई का नुकसान है। यानी बच्चे का 1 साल बर्बाद कर रहे मैम आपको। सोचना चाहिए था एडमिशन लेने के पैसे एडमिशन लेने के पहले किसी को मालूम नहीं रहता कि कौन सा कॉलेज कैसा है करके। हाँ, ये सही है। आपने भी 6000 रुपए दिए हो ना, आपको भी रसीद नहीं मिली है। 1000 रुपए दिए हमने एग्जाम फीस देने के बाद भी ना रसीद दिए और ना ही एडमिट कार्ड दे रहे, और कल पेपर है बच्चों का। वही तो है, आज पढ़ना चाहिए, एडमिट कार्ड काट रहे हैं सारे बच्चे। तो कल को पेपर में पढ़ने के पैसे बच्चे कम से चक्कर काट रहे हैं एडमिट कार्ड के लिए। बताओ, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने और सीनियर बालक छात्रावास ठेमा का प्रभार अन्य शिक्षक को नहीं सौंपने के कारण सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुधांशु वर्मा ने माध्यमिक शिक्षक मनोज रायकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा निर्धारित किया गया है। माध्यमिक शिक्षक मनोज रायकर के पास शासकीय सीनियर बालक छात्रावास ठेमा का प्रभार था। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुधांशु वर्मा द्वारा 14 अक्टूबर 2020 के आदेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षक मनोज रायकर को सीनियर बालक छात्रावास ठेमा के अधीक्षक के प्रभार से मुक्त कर उन्हें शासकीय माध्यमिक शाला चेन्नई विकासखंड परसवाड़ा में पदस्थ किया गया था और शासकीय प्राथमिक शाला इमला टोला भादा के प्राथमिक शिक्षक अघन लाल मेरावी को प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से अस्थायी रूप से शासकीय सीनियर बालक छात्रावास ठेमा के अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया था। प्राथमिक शिक्षक अघन लाल मेरावी द्वारा 11 फरवरी 2021 को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि माध्यमिक शिक्षक मनोज रायकर द्वारा अब तक उसे सीनियर बालक छात्रावास ठेमा के अधीक्षक का प्रभार नहीं सौंपा गया है।
ग्रामीण थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कोसमी स्थित एक मकान की दूसरी मंजिल से गिरने से पुष्पलता बाई सावनकर 45 वर्ष की मौत होने के मामले में ग्रामीण पुलिस ने गोविंदा पिता मुन्नालाल राउत 25 वर्ष वार्ड नंबर 15 ग्राम कोसमी निवासी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी की शाम को पुष्पलता बाई की साइकिल उसके घर में नहीं थी। तब उसने गोविंदा राउत के घर जाकर उससे पूछताछ की, जिस पर गोविंदा बहुत ज्यादा नाराज हो गया। दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और गोविंदा राउत पुष्पलता बाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे मारने दौड़ा। तब पुष्पलता बाई अपनी जान बचाकर गोविंदा के घर से भागी और FCI गोदाम के पास स्थित धनेन्द्र कुमार पांचे के मकान की दूसरी मंजिल में चढ़ गई थी और मकान की छत से पुष्पलता बाई असंतुलित होकर बिल्डिंग के नीचे गिर गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ग्रामीण थाने के उप निरीक्षक सौरभ पटेल ने इस मामले की जांच करते हुए गोविंद राउत के खिलाफ धारा 304, 294, 506 भारतीय दंड विधान और धारा 3(2)V अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में गोविंदा राउत को गिरफ्तार करके 16 फरवरी को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश कर दिया गया। लालबर्रा नगर मुख्यालय के हाई स्कूल रोड पर मां सरस्वती सभा मंच के सामने स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर 16 फरवरी को शाम 4:30 बजे अचानक बस्ट हो गया, जिसमें आग लगने से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और समीप में मौजूद लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस दौरान ट्रांसफार्मर बस्ट होने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा विद्युत विभाग को दी गई, जिसके बाद विद्युत कर्मियों के द्वारा पहुंचकर देर शाम तक सुधार कार्य किया गया। इस दौरान घंटों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम लोग ऑटो में बैठे हुए थे, वहाँ से आवाज चर के तम भागने लगे, उधर अंगा लग गई, ट्रैक्टर बच गई ऑटो भी। मतलब ट्रांसफार्मर में? हाँ, नहीं तो ऑटो में भी अंगा लग जाती। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 16 फरवरी की शाम करीब 5 बजे जिले के बैहर तहसील मुख्यालय और कान्हा राष्ट्रीय पार्क के मुक्की गेट से लगे हुए क्षेत्र में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। बैहर तहसील मुख्यालय से लेकर कान्हा राष्ट्रीय पार्क मुक्की गेट तक ओले की सफेद चादर दिखाई दी। बैहर तहसील मुख्यालय में हुई ओलावृष्टि का प्रभाव जिला मुख्यालय में भी दिखाई दिया। दोपहर करीब 4 बजे से तेज हवा के साथ तापमान में गिरावट महसूस की गई। वहीं दूसरी ओर राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट के मौसम वैज्ञानिक धर्मेंद्र अगासे ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से प्राप्त मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में 17 से 21 फरवरी तक कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसीलिए जिले के किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वे सावधान रहें और अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। रामपाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पुणे में पिछले माह नविता पटले और उसके 6 माह के बेटे शौर्य पटले की आग से जलने से मौत होने के मामले में रामपाली पुलिस ने मृतिका नविता पति सुभाष पटले 23 वर्ष के खिलाफ बेटे शौर्य की हत्या करने के आरोप में अपराध दर्ज किया। बता दें कि पिछले माह 15 जनवरी को सुबह ग्राम पुणे में दहेज प्रताड़ना के चलते नविता पटले ने अपने 6 माह के बेटे शौर्य को गोद में रखकर स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी। इस घटना में नविता पटले और उसके बेटे शौर्य की मौत हो गई। दहेज प्रताड़ना को लेकर हुई इस घटना में रामपाली पुलिस नविता के पति सास ससुर को गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि इस घटना में आग से जलने से 6 माह के बच्चे शौर्य की मौत हुई। नविता ने यह जानते हुए कि आग लगने से नवजात शिशु की मौत हो सकती है, फिर भी नविता ने नवजात बच्चे को गोद में रखकर स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली, जिससे 6 माह के नवजात बच्चे शौर्य की मौत हो गई। रामपाली पुलिस ने इस मामले में मर्ग जांच उपरांत 6 माह के बालक शौर्य की हत्या करने के आरोप में मृतिका नविता पति सुभाष पटले 23 वर्ष ग्राम पुणे निवासी के खिलाफ धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में बदला मौसम का मिजाज, बैहर क्षेत्र में झमाझम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि।
कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह मौत मामले में मजिस्ट्रियल जांच पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। पद्मेश न्यूज की खबर का दिखा असर। इतवारी बाजार में 114 चबूतरे मालिकों को मिला नोटिस। बसंत पंचमी के अवसर पर जिले भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। पवार समाज ने निकाली रैली। साइकिल के मामले पर हुआ था विवाद। छत से गिरने पर महिला की हुई थी मौत। आरोपी पर मामला दर्ज। छात्रावास अधीक्षक का प्रभार नहीं सौंपने के मामले में माध्यमिक शिक्षक हुए निलंबित। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।